नमस्कार दोस्तों, ज्ञान सागर चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग 17th बीपीएससी के लिए खान सर द्वारा चलाए गए विजेता बैच के सीरीज को हम लोग देख रहे थे। और ये विजेता बैच है, बेसिकली रिवीजन का बैच चलाया जा रहा है। और इसमें जो है हम लोगों ने फिजिक्स के कंप्लीट एमसीक्यूज को हम लोगों ने देख लिया था डिटेल के साथ। और फिर हम लोगों ने केमिस्ट्री स्टार्ट किया था और केमिस्ट्री के 2 पार्ट को हम लोगों ने देख लिया था। और केमिस्ट्री का हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट को देख रहे थे, तो 2 पार्ट इसमें हम लोगों ने देख लिया है। और ये आज जो है ये तीसरा पार्ट है। और ये जो क्वेश्चंस जो सारे लिए गए हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, और इसमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को भी शामिल किया गया है। तो ये जो सीरीज है एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसको आप ध्यान से देखिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हम लोगों ने 60 क्वेश्चन तक देख लिया था, अब 61 नंबर क्वेश्चन से आते हैं। ठीक है, तो 61 नंबर क्वेश्चन है, सीमेंट रासायनिक संगठन में 3 प्रमुख संगठनों का सही अवरोही क्रम है। तो बेसिकली पूछ रहा है कि सीमेंट में जो है कौन कौन सा 3 प्रमुख संगठन है और उसका अवरोही क्रम बताना है। ए ऑप्शन दे रखा है CaO CiO2 Al2O3, फिर बी है CaO Al2O3 CiO2, फिर है SiO2 Al2O3 CaO, फिर डी है Al2O3 CaO CiO2। CaO जो है इसको बोलते हैं बेसिकली कैल्शियम ऑक्साइड, इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, और SiO2 को बोलते हैं सिलिका ऑक्साइड, सिलिका डाइऑक्साइड। ठीक है, और ये हो गया Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक, तो इसमें जो होता है CaO की जो मात्रा होती है सीमेंट में वो 60 से 70% होती है, और सिलिका डाइऑक्साइड की जो होती है वो लगभग 20 से 25% होती है, और Al2O3 यानी एल्युमिनियम ऑक्साइड की जो मात्रा होती है लगभग 5 से 10% की होती है। ठीक है, और इसमें जो है 2% जो है जिप्सम मिलाया जाता है, 2.5%, 2 से 5% के आसपास, 2 से 5% जिप्सम मिलाया जाता है। ठीक है, और जिप्सम का जो फॉर्मूला होता है CaSO4 इंटू 2H2O। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। तो इस सीरीज में कौन कौन सा है, CaO सबसे ज्यादा है, फिर सिलिका डाइऑक्साइड है, फिर एल्युमिनियम ऑक्साइड है। तो ए नंबर जो है ऑप्शन ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। सीमेंट एक समांगी मिश्रण है। 2 दे रखा है, सीमेंट सामान्य रूप से क्षारीय गुण युक्त होते हैं। जिप्सम सीमेंट को शीघ्र जमने योग्य बनाता है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है सत्य है। तो सीमेंट एक समाग्री मिश्रण है, इसको बोलते हैं समांगी मिश्रण को बोलते हैं होमोजीनियस। तो इसको देखते हैं। बेसिकली सीमेंट जो होता है वो होमोजीनियस ही होता है, और ये जो क्या बोलते हैं आरसीसी जो होता है, आरसीसी जो होता है वो हेट्रोजीनियस होता है, और होमोजीनियस जो होता है सीमेंट होता है। ठीक है, तो और ये जो सीमेंट में जो होता है वो बेसिकली क्षारीय गुण पाया जाता है, और जिप्सम सीमेंट को शीघ्र जमने योग्य बनाता है। यह शीघ्र जमने से रोकता है, ये योग्य नहीं बनाता है बल्कि यह रोकता है, शीघ्र जमने से रोकता है यह। तो स्टेटमेंट नंबर 3 जो है स्टेटमेंट गलत है, और फर्स्ट और 2 जो है वो सही है। आरसीसी का नाम सुना होगा आपने, जो मैंने बोला ये हेट्रोजीनियस है। आरसीसी में बेसिकली इसमें जो मिलाते हैं, क्वेश्चन पूछ सकता है कि आरसीसी में क्या क्या यूज होता है। तो सीमेंट यूज होता है, फिर वाटर यूज होता है मतलब पानी, फिर स्टोन और रॉड। तो ये 4 से मिलकर जो है आरसीसी का निर्माण होता है। और जिप्सम को मैंने बता दिया, जिप्सम जो होता है सीमेंट को जमने से रोकता है, और चूना जो है, चूना की ऐसी प्रकृति होती है, यह सीमेंट को जमने की क्षमता प्रदान करता है। यह जो है जमने की क्षमता प्रदान करता है। ठीक है, इसमें कुछ और मैं बता देता हूं कि सीमेंट का जो पीएच वैल्यू होता है वो 11 से 12 होता है। ठीक है, तो इन सबको आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा
कि ज़्यादा चूना की मात्रा से इससे दरार बन जाता है। अगर चूना की मात्रा अगर ज़्यादा डालेंगे सीमेंट में तो इससे जो है दरार उत्पन्न होता है। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यूरिया के साथ सल्फर मिलाना यूरिया गोल्ड कहलाता है। नीम लेपित यूरिया में यूरिया के दानों के साथ नीम की पत्तियों को शामिल किया जाता है। कैल्शियम साइनामाइड को नाइट्रोलियम कहा जाता है। इससे नाइट्रोजन की 40% मात्रा होती है। डाई अमोनियम फॉस्फेट यानी डीएपी यूरिया के बाद सर्वाधिक उपयोगी रसायन है। तो कौन सा इसमें जो है कथन जो है असत्य है? ये पूछ रहा है कि कौन सा इसमें असत्य कथन है। तो यूरिया के साथ सल्फर मिलाने को ही यूरिया गोल्ड कहा जाता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और फिर है नीम लेपित यूरिया में यूरिया के दानों के साथ नीम की पत्तियों को शामिल किया जाता है। इसमें नीम की पत्ती को शामिल नहीं किया जाता है, जबकि नीम के ऑयल को शामिल किया जाता है। पत्ती यहाँ ये जो है स्टेटमेंट ये गलत दे रखा है, पत्ती नहीं होना चाहिए जबकि ऑयल होना चाहिए। तब इस तरह जो है स्टेटमेंट नंबर जो है 2 यह गलत है। ठीक है। और आगे देखते हैं। कैल्शियम साइनामाइड को नाइट्रोलियम कहा जाता है, जिसमें नाइट्रोजन की 40% मात्रा होती है। ये भी स्टेटमेंट सही है। और डाई अमोनियम फास्फेट डीएपी यूरिया के बाद सर्वाधिक उपयोगी रसायन है। तो असत्य पूछा था, दो गलत है। और ये 4 नंबर जो है ये भी स्टेटमेंट गलत है। यह जो है डीएपी जो है ये बहुत ही महंगा होता है। डीएपी जो है यूरिया व सर्वाधिक उपयोगी रसायन नहीं है। ये स्टेटमेंट गलत है। और ये डीएपी जो होता है वो बहुत महंगा। तो 2 और 4 जो स्टेटमेंट है वो गलत है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेती के लिए पोषक तत्व की अति आवश्यकता होती है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण द्वितीयक पोषक तत्व है? तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और सल्फर। एक्चुअली एग्रीकल्चर में जो नीड होता है 3 तरह के नीड होते हैं। एक प्राइमरी हो गया, एक सेकेंडरी और एक टर्शियरी। ठीक है, टर्शियरी। तो प्राइमरी में जो यूज होता है एनपीके यूज होता है, और सेकेंडरी में जो यूज होता है सल्फर का यूज होता है, और टर्शियरी में जिंक हो गया, फेरस हो गया, कैल्शियम, ये होता है टर्शियरी में यूज। तो द्वितीयक पोषक तत्व पूछा था तो ये सल्फर हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन यानी डीडीटी एक गैर जैव निम्नीकृत रासायनिक प्रदूषक है। फिर है सेकेंड, डाइक्लोफेनेक कीटनाशक का प्रभाव गिद्धों पर नकारात्मक रहा है। बेंजीन हेक्साक्लोराइड को ही गैसेक्सिन कहा जाता है। ग्लाइफोसेट अत्यंत हानिकारक रसायन है। तो इसमें कौन सा जो है कथन सत्य है ये पूछ रहा है। ठीक है। तो डीडीटी जो है, पहले आपको इसको फुल फॉर्म याद रखना है कि डीडीटी का जो फुल फॉर्म होता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन होता है। और यह जो है एक गैर जैव निम्नीकृत रासायनिक प्रदूषक है। तो ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। डाइक्लोफेनेक जो है कीटनाशक का प्रभाव गिद्धों पर नकारात्मक रहा है। बिल्कुल, ये जो डाइक्लोफेनेक जो है बेसिकली एक प्रकार की कीटनाशक होता है जो कि अगर जानवर खाते हैं और जब जानवर मर जाते हैं तो गिद्ध उसका खाते हैं। तो गिद्ध इस जो जब खाते हैं ना तो गिद्ध की किडनी इससे प्रभावित हो जाती है और ये मर जाते हैं। तो इसी कारण जो है फिलहाल में देखा गया कि गिद्धों की जो संख्या है भारत में बहुत कम होती जा रही है। तो ये जो है किडनी पर इफेक्ट डालता है डाइक्लोफेनेक। ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। बेंजीन हेक्साक्लोराइड को ही गैसेक्सिन कहा जाता है। ये बिल्कुल सही है। इसे बेंजीन हेक्साक्लोराइड यानी बीएचसी कहते हैं इसको। बेंजीन हेक्साक्लोराइड को ही गैसेक्सिन कहा जाता है। ये भी स्टेटमेंट सही है। और ग्लाइफोसेट अत्यंत हानिकारक रसायन है। ये बेसिकली जो है ग्लाइफोसेट जो है एक खरपतवारनाशी है। ये जो है खरपतवारनाशी है और ये बहुत ही हार्मफुल होता है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो चारों जो स्टेटमेंट है वो सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से असत्य युग्म का चयन कीजिए। फ्लिंट कांच, कैमरा लेंस व प्रिज्म, क्रूक्स कांच, धूप छांव का चश्मा, बोरोसिलिकेट या पायरेक्स कांच, माइक्रोवेव सुरक्षित कांच बर्तन, सोडा कांच होगा। ये सोडा कांच होगा। सोडा कांच, कठोर कांच, कांच की बोतल का निर्माण। तो बेसिकली ये पूछा कि फ्लिंट कांच का निर्माण किसमें होता है, क्रूक्स का किसमें होता है, और पायरेक्स का किसमें होता है, और सोडा कांच का किसमें होता है। तो इसको हम लोग देखते हैं। तो ये जो फ्लिंट कांच का जो प्रयोग होता है वो कैमरा लेंस में तो होता ही और प्रिज्म में होता है। इसके साथ साथ इलेक्ट्रिक बल्ब में भी
इलेक्ट्रिक बल्ब में भी फ्लिंट कांच का प्रयोग होता है। तो फ्लिंट कांच किसमें हो गया? कैमरा लेंस, प्रिज्म और इलेक्ट्रिक बल्ब। और क्रूस कांच का जो होता है ये धूप छांव का चश्मा, ये सन ग्लास में होता है। ये सन ग्लास में क्रूस कांच का यूज करते हैं। और पायरेक्स कांच में माइक्रोवेव सुरक्षित कांच के बर्तन का प्रयोग इसमें करते हैं। ये स्टेटमेंट भी है, इसको भी आप याद रखिए। पायरेक्स जो है माइक्रोवेव सुरक्षित कांच के बर्तन में इसका प्रयोग होता है। और ये जो है सोडा कांच जो है यह कठोर कांच नहीं होता, जबकि यह मृदु कांच होता है। और इसका जो यूज होता है नॉर्मल ग्लास में हम लोग इसका यूज करते हैं। नॉर्मल ग्लास में जो है सोडा कांच का यूज करते हैं नॉर्मल ग्लास में। नॉर्मल ग्लास बोतल हो गया उसमें करते हैं। ग्लास विंडो हो गया, ग्लास विंडो में भी सोडा कांच का प्रयोग करते हैं। कुछ और भी है, इसको आप याद रखिएगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। जैसे एक होता है क्राउन कांच, क्राउन ग्लास, सॉरी, क्राउन ग्लास जो है, क्राउन ग्लास का उपयोग जो होता है चश्मे की लेंस बनाने में होता है, चश्मे की लेंस में, ठीक। और एक होता है जेना ग्लास। तो जेना ग्लास जो होता है ये बेस्ट क्वालिटी का ग्लास होता है, बेस्ट क्वालिटी का ग्लास होता है। और इसका जो प्रयोग करते हैं जेना ग्लास का, प्रयोगशाला के उपकरण में, प्रयोगशाला के उपकरण में इसका प्रयोग करते हैं। तो इन सबको भी आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 67। निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। फोटोक्रोमेटिक कांच धूप में स्वतः काला पड़ जाता है। जेना कांच सर्वोत्तम श्रेणी का कांच माना जाता है। क्वार्ट्ज कांच को सिलिका कांच कहा जाता है, जिससे प्रयोगशाला के उपकरण बनाए जाते हैं। हाँ, एक फोटोक्रोमेटिक कांच होता है, ये जो है धूप में स्वतः ही काला हो जाता है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, फोटोक्रोमेटिक। ये बहुत क्वेश्चन पूछता है फोटोक्रोमेटिक का। तो पहला स्टेटमेंट सही है। जेना कांच मैंने बताया कि अभी सबसे ही बेस्ट क्वालिटी का कांच होता है, तो ये स्टेटमेंट सही है। क्वार्ट्ज कांच को सिलिका कांच कहा जाता है, जिससे प्रयोगशाला में उपकरण बनाते हैं। तो क्वार्ट्ज कांच भी है जो प्रयोगशाला में प्रयोग होता है। जेना कांच और ये क्वार्ट्ज कांच का प्रयोग प्रयोगशाला के उपकरण बनाने में होते हैं। अच्छा, कांच का हम लोग देख लेते हैं कि बनता किससे है। कांच हम लोग बार बार देख रहे हैं। कांच कांच जो है बेसिकली सिलिका डाइऑक्साइड और सोडियम सोडियम कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट से मिलकर यह बनता है, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। और इसमें जो सोडियम कार्बोनेट के अलावा इसमें लाइमस्टोन भी मिलाया जाता है, लाइमस्टोन। और इसमें कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 भी मिलाया जाता है। तो इसका कॉम्बिनेशन जो है सिलिका डाइऑक्साइड हो गया, सोडियम कार्बोनेट हो गया, लाइम स्टोन हो गया और कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो इन सब से मिलकर यह बनता है। और ये जो पोटेशियम पोटेशियम क्लोराइड जो है ना, पोटेशियम क्लोराइड जो है वो कांच को कठोर बनाता है, कांच को यह जो है कठोर बनाता है, पोटेशियम क्लोराइड। तो इन सबको आप ध्यान रखिएगा। तो ये स्टेटमेंट जो हमारा तीनों ही स्टेटमेंट इसमें सही था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए तथा असत्य कथन का चयन कीजिए। पेट्रोलियम गैसों में उच्च मात्रा में ब्यूटेन प्रोपेन शामिल होता है, जबकि प्राकृतिक गैस में मीथेन सर्वप्रमुख होता है। फिर बी, पेट्रोलियम गैस प्राकृतिक गैस की तुलना में कम हानिकारक है। प्राकृतिक गैस को निम्न ताप पर लाकर तरलीकृत करके लिक्विड प्राकृतिक गैस प्राप्त की जाती है। प्राकृतिक गैस जब ग्राहकों तक पाइपलाइन के माध्यम से पहुंचती है तो इसे PNG कहा जाता है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। आप जानते हैं कि सबसे पहले हम पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि प्राकृतिक गैस में बेसिकली मीथेन गैस पाई जाती है। और मीथेन गैस लगभग 90+% इसमें विद्वान होता है प्राकृतिक गैस में। और तो ये जो है पेट्रोलियम गैस जो है ना, प्राकृतिक गैस जो होता है, नेचुरल गैस जो होता है वो कम हानिकारक होती है, और पेट्रोलियम गैस जो है वो ज्यादा हानिकारक होती है। तो यही स्टेटमेंट जो है वो गलत दे रखा है। पेट्रोलियम गैस बोल रहा है कि प्राकृतिक गैस की तुलना में कम हानिकारक होती है, ये पेट्रोलियम गैस जो है ज्यादा हानिकारक होती है प्राकृतिक गैस की तुलना में, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर तो हमारा बी है, ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। और पहला स्टेटमेंट जो है पेट्रोलियम गैसों में उच्च मात्रा में ब्यूटेन और प्रोपेन पाया जाता है, ये बिल्कुल सही है। लाइटर में बेसिकली ब्यूटेन का यूज किया जाता है और इसमें ठीक है। फिर सी नंबर देखते हैं। प्राकृतिक गैस को निम्न तापमान पर लाकर तरलीकृत करके लिक्विड नेचुरल गैस लिक्विड LNG प्राप्त की जाती है, ये भी स्टेटमेंट सही है। और प्राकृतिक गैस जब ग्राहकों तक पाइपलाइन के माध्यम से जब घर पर पहुंच जाता तो PNG कहलाता है। और PNG बेसिकली यूज इसलिए किया गया है कि
इससे जो है दुर्घटना दुर्घटना जो होता है वो कम होता है। मतलब सिक्योरिटी पर्पज से बेसिकली पीएनजी का उपयोग किया जा रहा है। और सभी जीवाश्म की तुलना में नेचुरल गैस जो होता है बहुत ही स्वच्छ ईंधन होता है। इसमें हम लोग देख लेते हैं जो पेट्रोलियम गैस जो है, पेट्रोलियम गैस में ब्यूटेन और प्रोपेन तो होता ही है, और इसके साथ साथ यह हायर कैलोरी हायर कैलोरी वैल्यू का होता है। ठीक है, हायर कैलोरी वैल्यू का होता है, और इसमें वेट भी जो होता है वो हाई होता है, हाई वेट भी होता है। ठीक। और प्राकृतिक गैस में जो होता है लो कैलोरी मान होता है, लो कैलोरी वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 69, निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन को चुनना है। तेल गैस, मीथेन, एथिलीन, एसिटिलीन गैस। कोल गैस, हाइड्रोजन, मीथेन, सीओ प्लस N2। वाटर गैस, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस N2। प्रोड्यूसर गैस, सीओ प्लस N2। तो इसमें कौन सा जो है असत्य है ये पूछ रहा है। वाटर गैस बेसिकली जो है, वाटर गैस में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन को मिलाते हैं तब वाटर गैस की प्राप्ति होती है। तो स्टेटमेंट नंबर जो है सी गलत है। बाकी इसको आप याद रखना है कि ऑयल गैस जो है मीथेन, एथिलीन और एसिटिलीन गैस से मिलकर बनता है, और कोल गैस जो है हाइड्रोजन मीथेन प्लस सीओ प्लस N2 से मिलकर बनता है। प्रोड्यूसर गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन की इसमें तब मिल बनता है। तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही जो है स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत बायोडीजल का हो सकता है। तो बायोडीजल का कौन कौन सा स्रोत है, तो जेट्रोफा है, महुआ है, नीम है, जामुन नहीं है, बेल भी नहीं है, कुसुम है, करंज है, सूरजमुखी है और सोयाबीन है। तो नीम और जामुन को छोड़कर सारे ये बायोडीजल हो सकते हैं। तो तीन क्या बोलते हैं, इसमें हो गया 4 और 5 को हटा करके सारा ही है। तो ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। फिर 71 नंबर, 1 किलो नाइट्रोजन आपूर्ति के लिए कितनी यूरिया की आवश्यकता होगी। तो आप जानते हैं कि 1 किलोग्राम यूरिया में लगभग 46% आप जानते हैं कि नाइट्रोजन होता है। तो एक एक केजी में 1000 ग्राम होता है। 1000 ग्राम, 1000 ग्राम बेसिकली ये पूछ रहा है कि 460 ग्राम नाइट्रोजन जो होता है 1000 ग्राम यूरिया में होता है। तो ये पूछ रहा है कि 1 किलो नाइट्रोजन कैसे होगा। तो एक में हो जाएगा 1000 बटा 460, और 1 केजी का मतलब 1000। तो 1000 ग्राम का हो जाएगा 1000 गुना 400, 1000 बटा 460 इंटू 1000। तो इसका जो वैल्यू आएगा निकल करके लगभग 2.2 kg, यानी लगभग 2200 ग्राम इसका वैल्यू निकल कर आएगा। आप इसको कैलकुलेट करके देख लीजिए। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है। तो यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है। बेसिकली आप यूरिया का फॉर्मूला आपको पता होगा, NH2CO NH2 ये होता है। ठीक। और जब पैकेट में ये जब बंद रहता है, जब बोरे में ये बंद रहता है, तो इसकी जो प्रकृति होती है वो एमाइड प्रकृति की होती है, एमाइड। लेकिन जब वो जब प्लांट इसको रिसीव करता है तो वह नाइट्रेट रूप में हो जाती है, NO3- के रूप में मौजूद रहता है, नाइट्रेट के रूप में। तो जब यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में रहता है, तो अगर बोरे में पैक है तो एमाइड के रूप में हो गया है, और जब यूज हो गया प्लांट में तो नाइट्रेट के रूप में हो गया। ठीक। तो इसको आपको ध्यान रखना है। और यूरिया में बेसिकली यह यूरिया जो है एक रंगहीन होता है, गंधहीन होता है, और यह जो है सामान्य मात्रा में जो है, अगर इसका समान मात्रा में इसका यूज है तो वह नॉन टॉक्सिक है, मतलब टॉक्सिक नहीं है यह। लेकिन अगर इसका अधिक प्रयोग किया जाए तो वह टॉक्सिक होता है। और यह जो है यूरिया जो है बेसिकली यह जल में तीव्र घुलनशील होता है, जल में तीव्र घुलनशील होता है। तो इन सब चीजों को आप याद रखिएगा। और मानव रक्त में जो है एक चीज और याद रखिए कि मानव रक्त में यूरिया की जो मात्रा होती है 5 से 20 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। ठीक है। और जैसे हम लोग आजकल जो दूध बेचा जाता है, तो दूध में बेसिकली यूरिया मिलाया जाता है। और यूरिया मिलाने से दूध में जो है प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है। तो ये पूछ सकता है कि जो यूरिया मिलाने से दूध में किस चीज की मात्रा बढ़ जाती है, तो प्रोटीन की मात्रा जो है बढ़ जाती है। तो इन सब चीजों को आप ध्यान रखिएगा। पौधे पर पर्णीय छिड़काव के लिए सबसे उपयुक्त उर्वरक है,
तो कौन सा उपयुक्त वो है उर्वरक? तो ये जो है यूरिया है बेसिकली, ठीक है। और एक होता है, दो प्रकार, एक तो होता है यूरिया और एक होता है यूरिया सॉरी नैनो, एक होता है नैनो यूरिया लिक्विड, नैनो यूरिया लिक्विड। एक यूरिया हो गया और एक हो गया नैनो यूरिया लिक्विड, ठीक है। तो और ये नैनो यूरिया लिक्विड भी जो है वो पर्णीय छिड़काव के लिए उपयोगी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? इनमें से जो है मैच कौन सा नहीं है? तो नीलहरी शैवाल जो होता है धान में पाया जाता है, सही है। एजोटोबैक्टर गेहूं में पाया जाता है। एजोला जो है वो मक्का में नहीं पाया जाता है। एजोला जो है ये मक्का में नहीं पाया जाता है, जबकि यह धान में पाया जाता है। धान के खेतों में यह के लिए यह एजोला जो है आवश्यक होता है, ठीक है। यह जो है यह एक जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है, जो कि धान के खेतों में उपयोग किया जाता है। और एजोला का जो उपयोग है कुक्कुट पालन, कुक्कुट पालन हो गया, मछली के पालन के लिए मछली पालन, इन सब में जो है बेसिकली एजोला का यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 75। हरी खाद के लिए निम्न में से सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इनमें से कौन सा जो है सर्वाधिक उपयुक्त है हरी खाद के लिए? तो सनई जो है यह सर्वाधिक उपयुक्त है। इसके अलावा ढैंचा, इसमें जो है हरी खाद में ढैंचा भी आता है। कुल्थी होता है, कुल्थी का दाल जिससे पथरी बोलते हैं, पथरी गलता है। उड़द, उड़द हो गया, और मूंग, खेसारी, ये सब जो है हरी खाद के उदाहरण है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। नीम कोटेड यूरिया के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? नीम कोटेड यूरिया के बारे में पूछ रहा है। तो नीम का लेपन यूरिया को मृदा में घुलने में देरी करता है। नीम का लेपन यूरिया को मृदा में घुलने में तीव्रता लाता है, तो तीव्रता नहीं लाता, ये स्टेटमेंट जो है गलत है, ठीक है। तीव्रता नहीं लाता है। और नीम लेपित यूरिया का उपयोग औद्योगिक रूप से अधिक संभव नहीं है, यह केवल कृषि के लिए बेहतर है। ये भी स्टेटमेंट जो है सही है, तो बी नंबर इसका आंसर गलत है। नैनो यूरिया लिक्विड के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य कथन पूछ रहा है। नैनो यूरिया लिक्विड के बारे में हम लोग थोड़ा सा ऊपर चर्चा किया था। ए ऑप्शन है 500 ml नैनो यूरिया की बोतल दानेदार यूरिया के 50 बैग के बराबर की क्षमता होती है। ये बोल रहा है कि 500 ml का जो नैनो यूरिया लिक्विड जो है वो लोग 50 बैग के या बराबर होता है। तो ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है, मतलब बहुत कम मात्रा में जो है इसका बृहद उपयोग किया जा सकता है, तो स्टेटमेंट पहला सही है। नैनो यूरिया लिक्विड की दक्षता 80% से अधिक होती है, 80% से अधिक होती है, तो ये भी स्टेटमेंट जो है सही है। इससे इफ्को द्वारा निर्मित और पेटेंट करवाया गया है, ये भी सही है। नैनो यूरिया लिक्विड को जो है इफ्को द्वारा ही बनाया गया है, इसको आपको ध्यान रखना है। नैनो यूरिया लिक्विड तुलनात्मक रूप से कम हानिकारक भी है, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो सारे स्टेटमेंट जो है सही है, इसमें सारे स्टेटमेंट सही है, तो ई नंबर ऑप्शन होना चाहिए, नन ऑफ दिस, ठीक। तो ये आंसर होगा। और इसके साथ जैसे नैनो यूरिया लिक्विड का निर्माण इफ्को द्वारा किया गया है, और एक होता है नैनो डीएपी, नैनो डीएपी, इसका भी जो विकास है इफ्को ने ही किया है, तो इन सब को बातों को भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 78। निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए और असत्य कथन का चयन कीजिए। अमोनिया जो यूरिया बनाने में के काम में आता है वह प्राकृतिक गैस से उत्पन्न होता है। सल्फर जो फास्फोरिक अम्ल उर्वरक के लिए कच्चा माल है वह तेल शोधन कारखानों से प्राप्त होता है। नाइट्रोजनी उर्वरक के अधिक या अनुपयुक्त उपयोग से मृदा की अम्लीयता घटती है, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यूरिया के अधिक उपयोग से अम्लीयता घटती नहीं है बल्कि यह बढ़ जाती है। यह जो है यूरिया के उपयोग करने से यह बढ़ जाती है, और इसको ठीक करने के लिए हम लोग चूना का प्रयोग करते हैं, चूना का प्रयोग करते हैं, जिस चूना को लाइम बोला जाता है। तो नाइट्रोजन उर्वरक का प्रयोग करने से अम्लीयता बढ़ती है ना कि घटती है, तो स्टेटमेंट नंबर जो है सी ही गलत है, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यूरिया में उपस्थित तत्व का सही विकल्प है, तो इसमें से कौन सा है? CHO, CNO, CHNO, CHP। तो आप जानते हैं कि यूरिया का जो फॉर्मूला होता है NH2CO NH2, तो इसमें कौन कौन सा एलिमेंट यूज हो रहे हैं? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, तो ये देख लीजिए CHNO यूज हो रहा है,
तो सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। उर्वरक अकार्बनिक जबकि खाद कार्बनिक यौगिक है। फिर है असत्य को पूछ रहा है। उर्वरक में पोषक तत्व की मात्रा खाद की तुलना में कम प्राप्त होती है। केचुए में निर्मित खाद को वर्मी कंपोस्ट कहा जाता है। तो और है जो डी नंबर है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये बोल रहा असत्य कथन कौन सा है। तो उर्वरक जो है अकार्बनिक होता है, बिल्कुल सही है, कार्बनिक नहीं होता है। कार्बनिक वही होगा जो कि नेचुरल होगा। नेचुरल क्या होता है, खाद। तो नेचुरल खाद जो होगा वो कार्बनिक होगा। तो स्टेटमेंट नंबर पहला सही है। उर्वरक में पोषक तत्व की मात्रा खाद की तुलना में कम प्राप्त होती है, यह स्टेटमेंट गलत है। उर्वरक का यूज जो होता है उसमें पोषक मात्रा की बहुत अधिकता होती है, तभी तो वो आजकल जो है खाद की जगह उर्वरक का प्रयोग किया जा रहा है, क्योंकि उसमें पोषक तत्व की जो मात्रा है वो अधिक होती है। तो स्टेटमेंट नंबर बी जो है वो गलत है। केचुए केचुए से जो खाद बनता है उसको वर्मी कंपोस्ट कहा जाता है, ये भी स्टेटमेंट सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित कथनों का असत्य युग्म को पहचान कीजिए। अमोनियम नाइट्रेट 35% नाइट्रोजन, यूरिया में 46%, अमोनियम क्लोराइड में 26% नाइट्रोजन, नैनो यूरिया लिक्विड में 32% नाइट्रोजन। तो अमोनिया नाइट्रोजन नाइट्रेट में 35% नाइट्रोजन सही है। यूरिया में 46% होता है, हम लोग ने देख ही लिया था। अमोनिया क्लोराइड में 26% नाइट्रोजन, तो ये भी सही है। नैनो यूरिया लिक्विड में इसमें जो होता है 32% नाइट्रोजन नहीं होता है, इसमें जो होता है नाइट्रोजन की 4% कंसंट्रेशन होता है। नाइट्रोजन का बेसिकली है 4% का कंसंट्रेशन होता है, 32% नाइट्रोजन नहीं होता, 4% की कंसंट्रेशन होता है। तो ये आप ध्यान रखना है आपको। ठीक है, और एक होता है निर्जल अमोनिया के बारे में सुना होगा आपने। निर्जल अमोनिया, ये निर्जल अमोनिया जो है ना, ये ऐसा अमोनिया है, इसमें जो है सर्वाधिक नाइट्रोजन की मात्रा मिलती है, और ये लगभग 82% इसमें जो है निर्जल अमोनिया में जो है 82% नाइट्रोजन मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 82 निम्नलिखित युग्म में से असत्य विकल्प का चयन कीजिए। पोटेशियम क्लोराइड 48 से 60%, पोटेशियम सल्फेट 48 से 50%, पोटेशियम 44%। तो बेसिकली पोटेशियम से क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाता है, नाइट्रोजन से बेसिकली इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको आप छोड़ भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अफीम का जैविक स्रोत है। अफीम किसका जैविक स्रोत है। अफीम का जैविक स्रोत क्या है, तो फलों का सूखा लेटेक्स जो है, इसी से जो है अफीम प्राप्त होता है। और अफीम का रासायनिक नाम कभी पूछ सकता है कि केमिकल नेम अफीम का क्या होता है, तो इसका नाम होता है पपेवर। पापेवर, पपेवर सोमनीफेरम, पपेवर सोमनीफेरम इसको बोलते हैं। ठीक है, और अफीम जो होता है जिसको ओपियम बोलते हैं, ओपियम को रिफाइन करने से, ओपियम को रिफाइन करने से क्या प्राप्त होता है, मॉर्फिन। इसको रिफाइन करने से मॉर्फिन मिलता है, और मॉर्फिन को रिफाइन करने से हीरोइन मिलता है। मॉर्फिन को रिफाइन करता है तो हीरोइन प्राप्त होता है। ठीक, तो इसको भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चाय के संदर्भ में कौन सा असत्य है। कैमोलिया साइनेंसिस चाय का वनस्पतिक नाम है। चाय उत्पादन के लिए 150 से 200 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। भारतीय चाय बोर्ड का मुख्यालय कोलकाता में है। तो सारे जो स्टेटमेंट है वो सही है। कैमोलिया साइनेंसिस जो है चाय का वनस्पति नाम सही है, और चाय के उत्पादन के लिए 150 से 200 वर्षा चाहिए। भारतीय चाय बोर्ड मुख्यालय जो होता है कोलकाता में है। ठीक है, एक चीज मैं इसमें बताता हूँ आपको कि चाय और कॉफी दोनों में ही कैफीन पाया जाता है, और कैफीन जो है यह ब्रेन को एक्टिवेट करता है, ब्रेन को एक्टिव करता है। ठीक है, और जो व्यक्ति ज़्यादा चाय और कॉफ़ी का यूज करता है उसको अनिद्रा की बीमारी हो जाती है, मतलब इंसोमानिया, इंसोमेनिया जो है अनिद्रा की इसको बीमारी हो जाती है। और एक प्रोसेस भी है, इसका प्रोसेस देख लीजिए कि ब्लैक टी और ग्रीन टी का कैसे बनता है। तो जैसे टी लीफ है, टी लीफ को अगर पहले स्टीम करते हैं, स्टीमिंग करेंगे, फिर ड्राइंग करेंगे, फिर रोलिंग करेंगे, फिर ड्राइंग करेंगे, और इससे जो बनेगा वो ग्रीन टी कहलाएगा। ठीक है, और इसी में फिर अगर टी लीफ को अगर विदरिंग करेंगे, फिर रोलिंग करेंगे, और फिर ये जो इसको फिर ड्राइंग करेंगे,
तो यह मिलता है ब्लैक टी, इससे फिर ब्लैक टी का निर्माण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बेंजीन प्रदूषण के कौन से घटक हो सकते हैं? तो आप जानते हैं कि सिगरेट का धुआं हो गया, ऑटोमोबाइल का विकास, ये सब जो है सारा ही जो है बेंजीन प्रदूषण के लिए मतलब इनके कारण ही जो ये सब जो प्रदूषण होते हैं, बेंजीन प्रदूषण में ही यह आता है बेसिकली। तो उपयुक्त से एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सिगरेट के संदर्भ में गलत कथन का चयन कीजिए। सिगरेट के कथन में पूछ रहा है, ठीक है। 86 नंबर क्वेश्चन हो गया। ई सिगरेट में हानिकारक निकोटीन शामिल होती है। धूम्रपान करने वाला बालों को धूम्रपान छोड़ने में मदद कर सकता है। ई सिगरेट के बारे में पूछ रहा है। ई सिगरेट का उपयोग करना वेपिंग कहलाता है। ई सिगरेट ज्यादा हानिकारक नहीं माने जाते हैं। तो ये हानिकारक माने जाते हैं, ज्यादा हानिकारक क्या नहीं माने, ये माने जाते हैं। तो डी नंबर जो स्टेटमेंट गलत है, बाकी ये तीनों। ई सिगरेट में निकोटीन पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सिगरेट धुएं का मुख्य प्रदूषक है, तो सिगरेट के धुएं में क्या क्या मिलता है? तो इसमें जो मिलता है बेसिकली कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस निकोटीन प्लस हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड, फिर बेंजीन, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड और नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो इतने सारे चीज जो हैं वो सिगरेट के धुएं के प्रदूषक में इतने चीज जो होते हैं शामिल होते हैं। तो इसमें ऑप्शन से एक नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निकोटीन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को चुनना है। निकोटीन के संदर्भ में, ठीक है। निकोटीन एक प्लांट एल्कॉइड है जिसमें नाइट्रोजन पाया जाता है। मानव आहार में निकोटीन का सबसे आम टमाटर है। निकोटीन के प्रभाव से हृदय गति व रक्तचाप बढ़ जाता है तथा भूख कम लगती है। तो इसमें कौन सा कथन असत्य है? सारे जो स्टेटमेंट है ये सही है। निकोटीन का जो मतलब फॉर्मूला होता है C10H14N12, ये होता है इसका निकोटीन का फॉर्मूला। और ये जो है एल्कॉइड जो है यह पादप की जड़ों में पाया जाता है। यह पादप की जड़ों में संश्लेषित होता है, ठीक है। पादप की जड़ों में यह संश्लेषित होता है। और निकोटीन जो है हमारे ब्रेन में डोपामीन हार्मोन को प्रेरित करता है। तो डोपामीन जो है, डोपामीन हार्मोन, इसको जो है वह प्रेरित करता है निकोटीन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जौ के अंकुरित बीजों के किण्वन से बनी शराब। तो जौ से बियर बनता है, हम लोगों ने पिछले उसमें देख लिया था हम लोगों ने। निम्नलिखित कथनों में से किसमें अल्कोहल की प्रतिशत मात्रा अधिक है? तो इनमें से किसमें अल्कोहल सबसे ज्यादा होता है? तो रम में जो है अल्कोहल सबसे ज्यादा होता है। हीरोइन प्राप्त होता है, हम लोगों ने देख लिया था। अफीम पूछताछ प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग मधुमेह रोगियों के मिठास हेतु किया जाता है? तो मधुमेह रोगियों के मिठास के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो यह बेसिकली जो है सैक्रिन का यूज किया जाता है। किसका? सैक्रिन का। आपको ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। यह वह यौगिक जो भोजन के पोषण मूल्य को नहीं बढ़ाता है। तो इनमें से कौन सा जो है भोजन के पोषण मूल्य को नहीं बढ़ाता है? खनिज, एमिनो अम्ल व प्रोटीन, कृत्रिम मधुरक और विटामिन। तो कृत्रिम मधुरक जो है ये इसमें कोई पोषण वैल्यू नहीं होता है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर जो है सी इसका आंसर। इसमें जो होता है बेसिकली 0 कैलोरी होता है, 0 कैलोरी। और ये जो है बेसिकली सिर्फ स्वाद मिलता है इससे, सिर्फ स्वाद। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 94। अफीम का मुख्य अवयव है। तो अफीम का मुख्य अवयव मॉर्फिन है, हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया था। और हीरोइन जो है वो सेकेंडरी है। हम लोगों ने पढ़ा था ना कि अफीम से रिफाइन करने के बाद मॉर्फिन मिलता है, मॉर्फिन से रिफाइन करने पर हीरोइन मिलता है। तो ये सेकेंडरी है और मॉर्फिन जो है ये प्राइमरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 95। सीमेंट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? जोसेफ एस्पेडिन ने सबसे पहले सीमेंट का विकास किया, बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। सीमेंट का रासायनिक रूप कैल्शियम एल्यूमिनियम सिलिकेट है, ये भी सही है। कैल्शियम एल्यूमिनियम सिलिकेट हम लोगों ने मिश्रण देख लिया था, ये भी सही है। सीमेंट में चूने की अधिकता होने से दरार पड़ जाती है, ये भी हम लोगों ने देखा था कि अगर सीमेंट में चूने की अधिकता हो जाएगी तो उसमें दरार पड़ जाएगा। तो स्टेटमेंट नंबर सारे जो है स्टेटमेंट है वो सही है, डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आरसीसी यानी रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट प्रबलित सीमेंट कंक्रीट है। तो इसमें क्या क्या यूज होता है मैंने बताया था कि इसमें जो है सीमेंट के अलावा हो गया, जल हो गया, फिर हम लोगों ने इसमें मिलाया था कंक्रीट,
फिर मिलाया था लोहे का रॉड, तो कंक्रीट और लोहे का रॉड हो जाएगा, बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाया जाता है क्योंकि सीमेंट को जल्दी ना जमने दें, तो ऑप्शन देख लेते हैं। सीमेंट को शीघ्र जमने के लिए गलत है, सीमेंट को शीघ्र जमने से रोकने के लिए बिल्कुल सही है। हम लोग जिप्सम का इसीलिए प्रयोग करते हैं ताकि सीमेंट जो है लेट से जमे, तो बी नंबर स्टेटमेंट सही हो जाएगा। कौन सा विस्फोटक नहीं है, तो इनमें से कौन सा विस्फोटक नहीं है, ये तो आप जानते हैं आरडीएक्स तो है ही विस्फोटक। टीएनजी और टीएनपी, टीएनजी और टीएनपी भी विस्फोटक है, हम लोगों ने देख ही लिया था पहले। इसको बोलते हैं, आपको पता होगा कि ये क्या बोलते हैं, हाँ ये नाइट्रोक्लोरोफॉर्म जो है जो यह विस्फोटक नहीं है, और टीएनटी भी विस्फोटक है। नाइट्रोक्लोरोफॉर्म जो है इसको इसको नाइट्रोपिक्रिन कहते हैं, और यह एक प्रकार का जो है पेस्टिसाइड है, पेस्टिसाइड सही है, ठीक है। और पेस्टिसाइड प्लस इंसेक्टिसाइड, मतलब शाकनाशी और कीटनाशी दोनों जो है नाइट्रोक्लोरोफॉर्म है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा विस्फोटक नोवेल का तेल है, तो नोवेल का तेल जो है टीएनजी है, और टीएनपी जो है ये इसको बोलते हैं पिक्रिक पिक्रिक एसिड। और आज का लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर। निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन कीजिए। आरडीएस एक विस्फोटक है जिसे साइक्लोनाइट या T4 भी कहा जाता है, ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। हम लोग देखे थे कि आरडीएक्स का अलग अलग नाम है, T4 जैसे नाम था इसका, इटली में इसका नाम था T4, और साइक्लोनाइट जो था ये यूएसए में इसका नाम था। और नाइट्रोग्लिसरीन या ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट के द्वारा डायनामाइट का निर्माण होता है, ये भी स्टेटमेंट सही है। टीएनटी हम लोगों ने देखा था, और ग्लिसरॉल का प्रयोग विस्फोटक के रूप में भी संभव है, तो तीनों ही जो स्टेटमेंट है वो सही है, तो डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने पार्ट 3 को कंप्लीट किया। आप इसी तरह बने रहिए, धन्यवाद।